वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल क्वेश्चंस इन जीपैट और नाइपर। तो जनरली हम अगर जीपैट की बात करें तो 19, 20, 18 में जो हमारे पास क्वेश्चन रहे हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन, तो या अगर मैं कहूँ 3 से 4 आप लगा लीजिए, इस बीच में एवरेज रही है कि जो इम्यूनोलॉजी पार्ट है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए। यानी 16 से आप 8 मार्क्स तक अगर देखें तो आपका जीपैट में क्वेश्चन रहे हैं। और वहीं नाइपर में बात करें तो वहाँ पर भी सिमिलर आपके 2 से 3 क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से रहे हैं। यानी आप माइक्रो में पढ़ते हैं इसे, तो इतने क्वेश्चंस आपके रहे हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और आपको क्वेश्चंस किस लेवल तक आते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि इम्यूनोलॉजी आप देखें तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप इसे कितना भी पढ़ लें ये आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन आपको किस लेवल तक आकर पढ़ना है या कहाँ पर आपको छोड़ देना है इसे, वो आप देखते हैं। जनरली अगर मैं कहूँ तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। आपको जनरल चीज़ें पता है तो आप निकाल लेंगे आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोब इज। तो प्रोटीन का डिटेक्शन करना है तो जनरली आप देखें प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए आप जो है एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ खुद क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो प्रोटीन के साथ इनकी बाइंडिंग हो जाती है। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन है, आप कोई भी प्रोटीन ले लीजिए, जो आपके एंजाइम्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो सब आपके प्रोटीन के हैं। तो एंटीबॉडीज़ आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें आपका 95% आपका प्रोटीन है, 5% आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो हम एंटीबॉडी का ही यूज़ करते हैं मेनली। लैक्टिन आप देखें तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। अगर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, कुछ उसमें लिपिड भी आ सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक यहाँ मेंशन नहीं है ये एंटीजन हमारी बॉडी में अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कि वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, तो मेंशन नहीं है। इंटरफेरोन का तो रोल ही अलग है, ये आपका बॉडी रिलीज़ करती है, वायरल अटैक के टाइम भी रिलीज़ करती है, टीएच सेल भी रिलीज़ करते हैं। वायरस अटैक के टाइम पे देखें तो आप इंटरफेरोन अल्फ़ा और जो है इंटरफेरोन बीटा जो है हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। इसका रोल तो आपका वायरस से हो गया, वायरल अटैक से हो गया। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका एंटीबॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले, एलाइजा। ये आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इतना आप अगर आपको एलाइजा पता है, एलाइजा की फुल फॉर्म भी पता है, तब भी आप इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो ऐसे है तो आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को पता कर रहे हैं, तो एलाइजा होता है आपका एंटीजन एंटीबॉडी के लिए। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। जैसे आप HIV के लिए एलाइजा करते हैं, TB के लिए कन्फर्मेशन में आपका एलाइजा रहा है। तो ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी का है। और एलाइजा भी बहुत तरीके का होता है, सिंपल एलाइजा होता है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा होता है, सैंडविच एलाइजा होता है। तो ये बहुत तरीके का होता है। तो इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को जो है हम इसमें देखते हैं। बाकी आप देखेंगे तो वहीं आपका सिमिलर इसी तरह के बाकी ऑप्शंस हैं। एंटीजन प्रोटीन है तो प्रोटीन का आपको रोल नहीं होता है, वहाँ पर आपका एंटीबॉडी का रोल होता है। लैक्टिन आपका कार्बोहाइड्रेट का है। एंटीबॉडी प्रोटीन ये आपका फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रोल है वो आता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका फर्स्ट होगा इस केस में। ये क्वेश्चन जो है ये आपका कोलॉजी में भी आ सकता है और आपका जो है अगर हम देखें माइक्रोबायोलॉजी के इम्यूनोलॉजी से भी ये बनता है, कि दोनों में ये आपका टॉपिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रहता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव फॉलोइंग अफेक्ट एक्सेप्ट्स, यानी इनमें से कौन सा नहीं है, ये वर्ड आपको देखना चाहिए कि पूछा हुआ इनमें से कौन सा नहीं है। प्रोटीन ब्रेकडाउन और ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन करता है, लिपिड को तोड़ता है और जो हमारा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसको इंटरफेयर करता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है कहाँ से, जो आपके नॉन ग्लूकोज वाले सोर्सेज है, नॉन कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज है, जैसे प्रोटीन है, लिपोलाइसिस है। इस टाइम पर जो है ये ग्लूकोज को तोड़ता है, इनको तोड़ता है और आपका ग्लूकोज जो है वो बनाता है। तो ये आपका है ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस हम बोल देते हैं उसे एनहांस करता है। सिंपली हम यही कह सकते हैं। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन करा रहा है, बिल्कुल ठीक है। लिपोलाइसिस करा रहा है, ये भी ठीक है। ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और वो इसीलिए ही बढ़ता है क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है, लिपोलाइसिस हो रहा है,
तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, हमें एनर्जी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। तो ये आपका एक तरह से ठीक जो है यहाँ पर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, स्टिमुलेशन टू इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो है आपका ये चीज़ जो है आपको ये गलत है, यानी ऑप्शन देखें तो हम गलत ही है हमारा, लेकिन यहाँ पर ऐसा पूछा है तो हम इसी पे टिक मार्क करेंगे, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। तो ये जो है ये आपका स्टिमुलेशन टू इम्यून रिस्पॉन्स है, ऐसा ग्लूकोकोइड का एक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। इसलिए आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड के दौरान स्टेरॉइड्स बहुत दिए गए हैं, प्रेडनिसोलोन हो या कुछ भी हो, तो वो आपका स्टेरॉइड इसलिए दिए गए हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को कम किया जा सके, इन्फ्लामेशन ना हो लंग्स में, क्योंकि अगर लंग्स में या जो एल्वियोलाई है हमारी वो अगर स्वेल कर गई तो सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होगी। और इन्फ्लामेशन जो है वो हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स है, तो ये उसको जो है कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो हमारा अगर हम देखें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के ये सभी एक्शन हैं, और ये एक्शन जो ग्लूकोकोइड परफॉर्म नहीं करता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो आप इसी पे जो है राइट क्लिक करेंगे, द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगर देखें, इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन द क्लिनिकल फीचर ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो ग्राफ्ट क्या होता है, मान लेते हैं ये एक पेशेंट है और ये दूसरा पेशेंट है, इस पेशेंट का किडनी जो है वो ख़राब हो गई है ए की, और बी की किडनी ठीक है, या कोई और ऑर्गन भी आप ले सकते हैं। तो हमने बी की किडनी जो है इसमें जो है ट्रांसफ़र की है, तो ये होस्ट तो ये हो गया, और ग्राफ्ट जो हमने जो ऑर्गन या जो पीस है वो यहाँ पर इसमें ट्रांसप्लांट किया है। तो इस ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी रिएक्शन होती है होस्ट की बॉडी में, वो हमें बताना है। तो इतना सा क्वेश्चन है। तो जब भी चाहे आप ब्लड चढ़ाते हैं, आपने कभी पेशेंट को देखा होगा कि उसमें जब भी ब्लड चलाते आप किसी को ब्लड चढ़ाते हैं किसी का, तो वहाँ पर थोड़ा सा हीटिंग यानी फीवर आता है, वो एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो आप इतना सा अगर आपको थोड़ा सा जर्नल होता तो आप पहला ऑप्शन चूज कर लेते, फीवर एंड वेट लॉस, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है जो यहाँ से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको थोड़ा सा एज एन, वैसे तो MHC मैच किया जाता है कि MHC सेम है या नहीं, तो वो हम देखते हैं, वो आपका बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है जो MHC का है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है तो सब कुछ मैचअप किया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बाहर से आती है, फॉरेन है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एक्शन शो करती है। जैसे आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको फीवर होता है, और आप ज़्यादा टाइम तक इन्फेक्शन रहता है तो आपको वेट लॉस भी होता है। तो फीवर वेट लॉस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें, रूमेटाइड अर्थराइटिस, जब हम रूमेटाइड अर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके हेल्दी सेल्स को जो है डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और जनरली इसमें जो है जॉइंट्स में जो है ये आपका रहता है, घुटनों के जॉइंट्स हैं, जहाँ भी आपका शोल्डर जॉइंट है तो वहाँ पर ये आपका पैरों में है, तो वहाँ पर ये आपका पेन करता है। इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन, इसका कोई रोल नहीं है कि आपका जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है इंटेस्टाइन, कुछ ऐसा कुछ रोल नहीं है। डर्मेटाइटिस एंड डायरिया, डर्मेटाइटिस स्किन एलर्जी से आपका रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इंटरनल ही कर रहे हैं। और आपका डायरिया का भी आपका कोई डाइजेशन से रोल है कि वहाँ पर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका फर्स्ट हो। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर निकल आएगा, क्योंकि इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यून डिजीज। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस हैं कि आपको आधे ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों में वही सबसे आपका ठीक आंसर होता है जो आपने पढ़ा हुआ होता है। इसका रीज़न ये है कि जब ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो उसको भी पता होता है कि ये चीज़ सिलेबस में आई होगी, ये नहीं आई होगी, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है। अब रूमेटाइड अर्थराइटिस का जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ऑर्गन स्पेसिफिक बताना है कि कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन पे होती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस का मैंने बताया कि हेल्दी सेल्स को इम्यून सेल डैमेज कर रही हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। सेक्लोडर्मा में देखें अगर हम,
तो इसमें क्या होता है, जो आपका स्किन है वो आपकी हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है। जनरली ये कंडीशन आपकी 30 के बाद आती है। इसमें एक्स्ट्रा कोलेजन जो है आपके स्किन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन इसमें भी नहीं बना। पॉलीआर्टेरिटिस नोडोसा, इसमें आप में देखेंगे जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी जो है टाइट हो जाती हैं, या इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। और जनरली इसमें हार्ट अफेक्ट होता है, आप देखेंगे जॉइंट्स अफेक्ट होती है, नर्व्स जो है इन्फेक्ट होती है जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है। और जबकि ग्रेव्स डिजीज जो है, ग्रेव्स डिजीज आपका एक ऑर्गन स्पेसिफिक है, क्योंकि आपके फार्माकोलॉजी में आप देखेंगे तो आपने ग्रेव्स डिजीज आप पढ़ के आए हैं। रोमेटाइडल आर्थराइटिस आप जो इन्फ्लामेशन में कोक्स 1 कोक्स 2 है, या फिर स्टेरॉयड में भी आप ये पढ़ के आए हुए होते हैं। जनरली ये दो आपने नहीं पढ़ा होता है, लेकिन अगर आपको इन दोनों का भी पता होता तो आप कर लेते। तो ग्रेव्स डिजीज आपने थायराइड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब आपने एंटी थायराइड ड्रग पढ़ी होंगी। तो इसमें क्या होता है, इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपकी क्या करती हैं, थायराइड हार्मोन को जो है वो एक्स्ट्रा जो है बनाने, यानी ज़्यादा वो बनाती हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस रहता है। तो आपको पता है कि इसमें थायराइड जो है ग्लैंड है वो इन्वॉल्व है। तो आपका ग्रेव्स डिजीज जो है इसका एक राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑर्गन स्पेसिफिक है कि आपकी कोई चीज़ है जो आपका क्या बना रही है, हार्मोन बना रही है या एक्स्ट्रा बना रही है। तो ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये आपका एक राइट आंसर होगा ग्रेव्स डिजीज, क्योंकि ये ऑर्गन स्पेसिफिक है। इसमें हेल्दी सेल डैमेज हो रहे हैं, इसमें आपका स्किन हो रहा है, इसमें आपका वेन है। तो ऑर्गन स्पेसिफिक आपका यही ग्रेव डिजीज हुआ। नेक्स्ट अगर हम चले, फॉल्स फॉर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, ये आप माइक्रो में भी पढ़ते हैं, फार्मा में भी, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ABCDE। तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का ये सबसे मुझे लगा सबसे ईजिएस्ट जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसमें फॉल्स पूछा है, गलत पूछा है। मेडिएटेड बाय IgE, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इमीडिएट है, ये भी ऐसा ही होता है। एटॉपिक है, एटॉपिक जो है इसका मतलब आपका होता है इचिंग इन्फ्लामेशन। तो जब भी आपको टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव होता है तो अर्टिकेरिया होता है। तो ये आपका एक केस रहता है कि आपका स्किन लाल हो जाती है, आपको इचिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है। तो ये रहता है। एग्जाम्पलीफाइड ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो इसमें ये एग्जाम्पलीफाइड का मतलब है कि क्या हम इसका एग्जाम्पल देकर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को बता सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ट्यूबरकुलिन का टेस्ट आपका TB के लिए होता है, जो कि आपका 1-2 दिन में आपको रिजल्ट देता है। आप जो है मॉन्टेक्स टेस्ट भी इसे एक तरह से किया जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट आपका उसका एग्जाम्पल देकर हम इसे नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका वो पर्टिकुलर वो चीज़ ही अलग है, वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो हम उसको लेकर जो है इस तरीके से नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर IgE एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ रहता है। जनरली आपने देखा होगा कि आप एंटीबायोटिक के केस में, पेनिसिलिन के केस में इस तरह का देखा जाता है कि हाइपरसेंसिटिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर ये केस आपका बन सकता था कि ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को शो कर रहा है कि IgE जो है एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ पर ये केस उसका जो है आपका नहीं बनता है, एग्जाम्पलीफाइड ट्यूबरकुलिन टेस्ट। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एज पर WHO रिकमेंडेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो इसमें आपको मैं एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि आप एक बार नेशनल जो हेल्थ मिशन है उसकी साइट पे जाके जो भी आपका चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम है, जो भी वैक्सीन है, आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी जो वैक्सीन के ऊपर है। तो BCG आपका बैसिलस क्यूलमीट ग्यूरिन जो इसका है, इसका वैक्सीनेशन बहुत यानी स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। पोलियो का ड्रॉप आपको पता है, मीजल्स आपका वायरस है तो इसका भी देते होंगे। टाइफाइड का नहीं देते हैं। अब टाइफाइड का नहीं देते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि पोलियो वायरस है, मीजल्स आपका वायरस है, मीजल मम्स आप देखते हैं। BCG आपका बैक्टीरिया है जो आपका TB के लिए वो यानी वैक्सीन है, तो आपका बैक्टीरियल डिजीज के लिए जो आपका TB है उसके लिए देते हैं। टाइफाइड आपका बैक्टीरियल है, देते क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए जो इम्यूनिटी चाहिए वो आपका मदर मिल्क से बेबी को मिल जाती है। वो आपका आप देखेंगे IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A और इम्यूनोग्लोबुलिन G, ये जो बेबी है जो या भी नया नया बॉर्न हुआ है, बेबी बॉर्न है, तो उसमें क्या होता है कि उसको ये मदर के मिल्क से जो कोलेस्ट्रम है उससे IgA और IgG मिल जाती है। जो IgA स्पेसिफिकली जो है आपका GIT को ही आपको प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए टाइफाइड का वैक्सीन जो है वो नहीं इंक्लूड है, इम्यूनाइजेशन नहीं होता है।
इन तीनों का जो है होता है, बीसीजी, पोलियो और मीजल्स का, टाइफाइड का नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ मदर से ही उसको एंटीबॉडीज मिल रही है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, कीमोटैक्सिस इज द फिनोमिना दैट रेफर्स टू। तो कीमो का मतलब आपको पता होना चाहिए, केमिकल है, तो ये जो आपको एक समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर केमिकल वाला आएगा। तो आप ये दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन है, या आप सीधे सीधे यहाँ से हटा भी सकते थे, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। और टैक्सिस का मतलब होता है बुलावा देना, बुलाना, या फिर एक स्टिमुलस। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कोई रोल ही नहीं है। तो कीमोटैक्सिस क्या होता है, मान लेते हैं कि आपकी ये कोई सेल है, तो ये डैमेज हुई, तो ये डैमेज हुई तो क्या करेगी, जैसे हमें कुछ डैमेज लगता है तो हम चिल्लाते हैं, बट सेल ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये क्या करती है, ये कुछ केमिकल रिलीज करती है जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं, और वो दूसरी सेल को जाके बताते हैं। जैसे हमारी बॉडी में टी सेल है, ये इसको जाके बताएंगे और ये जो है अपना रिस्पॉन्स देगी। तो इस प्रोसेस को जो है हम कीमोटैक्सिस कह देते हैं। तो ये रिलीज होना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पता होता है कीमोटैक्सिस क्या होता है, तो आप बिना देखे फर्स्ट ऑप्शन को ट्रिक कर आपका ठीक कर देते हैं। तो ये क्या, डायरेक्टेड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, कि आपका जो भी एंटीजन या जो भी कुछ आपका बाइंड हुआ या सेल डैमेज हुई, उसके अगेंस्ट जो है कुछ केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल रिस्पॉन्स जो है वो दिया, वो दूसरे सेल ने पकड़ा और रिस्पॉन्स किया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको यानी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ये ऑप्शन थोड़ा सा हो सकता था, लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल विद इन द होस्ट सेल, लेकिन यहाँ पर विद इन द होस्ट सेल है, तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेल के अंदर ही रिस्पॉन्स की बात हो रही है। लेकिन जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सेल अपने से बाहर देता है, ताकि दूसरी सेल्स को बुला सके और हेल्प ले सके, वैसा रहता है। नेक्स्ट देखिए, एडहेरेंस बैक्टीरियल प्रोटीन टू होस्ट सेल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैक्टीरियल प्रोटीन और होस्ट सेल है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल है या कुछ हो रहा है, वहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आपको जर्नल, ये छोटी छोटी सी प्रोसेसेस हैं, कीमोटैक्सिस है, डिजीज़ के नाम हैं, तो ये आपको पता होंगी, तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व आउट होते जाएंगे। तो ये आपका आई थिंक क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपके लिए जो है वीडियो अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।